दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है देश की राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके से। पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है और जो भी व्यक्ति उधर से फ़ोन करता है वो बताता है कि सरिता विहार रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस ऑफिसर आनन फानन में वहाँ से निकलते हैं और ट्रैक पर पहुँचते हैं और उनके दिमाग में दो ही चीज़ चल रही होती हैं, क्योंकि ट्रैक के ऊपर जो भी लाश होती है वो बुरी तरह से कटी फटी होती है और उसका चेहरा और उसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। अब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि लाश बिल्कुल ठीक-ठाक है और उसका चेहरा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पुलिस को थोड़ा देखकर ये सुकून मिलता है कि चलो कम से कम आइडेंटिटी की कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बॉडी को वहाँ से उठाया जाता है और उसकी तलाशी ली जाती है। तो तलाशी के दौरान उसकी जीन्स में मोबाइल मिलता है और जीन्स की पिछली पैंट की जेब में एक लेटर लिखता है, जो उसने सुरक्षा की दृष्टि से एक लेटर उसके अंदर लिखा हुआ था। अब पुलिस उसको निकालती है और पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरा नाम सिमरन है और मैं अम्बेडकर नगर की रहने वाली हूँ, और उसके घर का पूरा पता था, और मैं आरुष नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, और अगर कल को मुझे कुछ भी हो जाए या मेरी मौत हो जाए या कोई और घटना मेरे साथ घट जाए तो इसका पूरा जिम्मेदार आरुष होगा। ये देखकर पुलिस को अभी एकदम क्लियर सा केस था। लाश बरामद हो चुकी है, जो कातिल है उसका नाम है, एक लेटर लिखा हुआ है, उस पर लड़की का साइन है। अब सबसे पहला काम होता है पुलिस का कि लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा जाता है, और पुलिस जो सिमरन ने अपने घर का पता लिखा था अम्बेडकर नगर का, वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर जाकर बेल बजाती है तो उसके पिता दरवाज़ा खोलते हैं और पुलिस उनको जानकारी देती है कि एक सिमरन नाम की लड़की है, क्या वो आपकी बेटी है? वो कहते हैं कि हाँ वो मेरी बेटी है। अब वो उसको फिर वो फ़ोटो दिखाते हैं और ये देखकर वो बुरी तरह रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि उनकी जवान बेटी जो 24-25 साल की थी उसकी किसी ने हत्या कर दी। खैर पुलिस वाले उनको थोड़ा ढांढस बंधाते हैं और उसके बाद फिर वो लेटर दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या ये राइटिंग आपकी बेटी सिमरन की है? अब वो देखते हैं, उसके बाद उसकी जो बुक वगैरह थी वो लेकर आते हैं कॉपी, और उसमें चेक करते हैं राइटिंग सेम है नहीं, जो भी अक्षर मात्रा और जो भी सारी चीज़ें हैं या जो इंग्लिश के वर्ड हैं वो सारी चीज़ें वो मैच करते हैं और वो बड़े दुख के साथ बताते हैं कि हाँ ये राइटिंग बिल्कुल मेरी बेटी सिमरन की ही है। अब यहाँ पर पुलिस के लिए और आसान हो गया था, क्योंकि लेटर भी उसी लड़की का जो जिसका नाम सिमरन था उसी का था और उसके घर का एड्रेस है। अब दूसरा काम था सीधा जो उसका बॉयफ्रेंड था और पुलिस उसके घर जा धमकती है। पता चलता है कि वो घर पर नहीं है, उसके बाद ये पता लगाया जाता है वो कहाँ है, और पुलिस अपना सर्च अभियान चालू करती है और आरुष को पकड़ लेती है। अब चूँकि लेटर में आरुष के साथ 2 लड़कों का और जिक्र करा था सिमरन ने, उसके बाद आरुष से उनका पता करा जाता है। आरुष को पुलिस स्टेशन सरिता विहार लेकर आती है और लाने के बाद उससे पूछताछ शुरू करती है कि तुमने सिमरन की हत्या क्यों करी। सिमरन का नाम सुनते ही आरुष चौंक जाता है। वो कहता है मैं किसी भी सिमरन को नहीं जानता। अब पुलिस वालों को इस चीज़ की आदत है कि कोई भी अपराधी हो वो सबसे पहले यही बोलता है कि मैं तो वहाँ था ही नहीं और मैं तो उसको जानता ही नहीं। तो ये पुलिस वालों के लिए कोई ऐसी नई बात है नहीं। अब उसको कहते हैं कि देखो हमारे पास एक लेटर है, लड़की की लाश बरामद हो चुकी है, तुमने उसका गला घोंट के मारा है और उसको रेलवे ट्रैक पर फेंका है। अब इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम शुरू करें तुम ऐसे ही बता दो, नहीं तो तुम बहुत दिक्कत में आ जाओगे। और उसके ये कहते हुए पुलिस सिमरन की फ़ोटो और उसको दिखाती है कि ये वो लड़की है। अब वो देखकर भी उसके जो चेहरे के भाव थे बिल्कुल नहीं बदलते और वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल, और वो बिल्कुल बेफ़िक्र होकर कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, आपको बहुत गलतफ़हमी हुई है। ना ही कोई मेरा दोस्त जानता है और ना ही दोस्त के दोस्त जानते हैं, ना ही मेरे कोई ख़ानदान में, ना ही कोई मेरी रिश्तेदारी में, मेरे किसी फ्रेंड सर्कल में सिमरन नाम की कोई लड़की ऐसी नहीं है जिससे कोई ऐसी मेरी बात हुई हो। अब पुलिस वालों को यही लगता है कि थोड़ा मोटी चमड़ी का है, ऐसे बताएगा नहीं। उसके बाद वो अपना जो उनका तरीका है वो शुरू करते हैं, और जो पुलिस स्टेशन के आला अधिकारी हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर हमने ऐसे कहलवा भी लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सबूत तो जुटाने ही पड़ेंगे। चलो एक लेटर है, बाकी अब इसका एक लोकेशन चेक करो, उसकी CDR निकलवाई जाती है और पूरी जो उसकी कॉल डिटेल है पिछले 6 महीने की उसकी जांच करी जाती है। जांच करने में पता चलता है
कि एक फ़ोन उसने सिमरन ने इसको आरुष को किया था, और वही डिटेल पुलिस आरुष को दिखाती है कि देखो तुम कह रहे हो तुम जानते नहीं हो, लेकिन यहाँ पर एक फ़ोन है जो सिमरन ने तुम्हें किया है। तो आरुष बड़े बेफिक्र अंदाज में यही बोलता है कि सर देखो उसने फ़ोन किया है, इनकमिंग कॉल है, मैंने उसको फ़ोन नहीं किया है। और एक फ़ोन के आधार पर आप ये कैसे कह सकते हो कि मैंने उसकी हत्या की है या मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। अब पुलिस को थोड़ी यहाँ पर भी थोड़ी हैरान होती है पुलिस, और उसके बाद जो उसकी लोकेशन होती है वो भी क्राइम सीन की नहीं मिलती, क्योंकि आरुष उस क्राइम सीन पर था ही नहीं और फ़ोन उसका लग नहीं रहा। अब यहाँ पे पुलिस एक तरीके से डेड एंड पे, सारी चीज़ हाथ में होने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से केस रपट गया हो, क्योंकि पहली मिनट से ही ये लग रहा था कि केस एकदम सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें फिर हाथ से निकल रही है, रेत की तरह सारा केस हाथ से जा रहा है। अब पुलिस वाले फिर दोबारा से इसकी सर्चिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सिमरन के पिता थे वो बार बार पुलिस स्टेशन पहुँच रहे थे और जाकर ये जानना चाहते थे कि मेरी बेटी की हत्या किसने करी, और जो भी हत्यारा है उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद जो राइटिंग उन्होंने पहचानी थी, पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि देखो आपको तो कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है, क्योंकि जो लड़का है ये वाकई में वहाँ पर नहीं था, और कोई ऐसी इसकी जो CDR हमने कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए उसमें भी उसका कुछ है नहीं। जो उसके यार दोस्त हैं वहाँ पे भी हमने पता कर लिया है, ये उसको नहीं जानता। और जो लेटर लड़की ने लिखा है, कहीं आपसे ऐसी गलती तो नहीं होगी है कि राइटिंग उसकी ना हो, किसी और की हो। तो उसके पिता फिर उस लेटर को देखते हैं और कहते हैं कि राइटिंग मेरी बेटी की ही है, लेकिन पुलिस को फिर थोड़ा शक होता है तो फॉरेंसिक जांच पे उस लेटर को भेज देती है। अब पिता पुलिस स्टेशन से अपने घर पहुंचते हैं और घर जाकर जो सिमरन का कमरा था उसको चेक करते हैं, जो उसकी डायरी थी, उसके बैग थे, उसकी अलमीरा थी। अब वो क्योंकि वो एक परेशान पिता थे, वो बड़ी डिटेल में ढूंढते रहते हैं। तो इसी सारी तलाश करते करते उनको एक डायरी हाथ लगती है। उस डायरी के अंदर सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको एक अजीब चीज़ लिखी। उसके अंदर लिखा हुआ था प्रसाद जॉब, और उसका एक मोबाइल नंबर 10 डिजिट का। अब ये नंबर लिखा हुआ है, उनको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसके अंदर जॉब लिखा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि जो सिमरन है जॉब के लिए प्रसाद ने कुछ बताया। तो वो उस नंबर पे फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके ये उसको पूछते हैं कि आप प्रसाद बोल रहे हैं। वो कहता कि जी मैं प्रसाद ही बोल रहा हूँ। तो पूछते हैं कि आप सिमरन को जानते हो? सिमरन ने आपको फ़ोन किया है जॉब के लिए। और वो थोड़ा शक पका जाता है, एक तरीके से जैसे घबरा जाता है सिमरन का नाम सुनते ही, और एकदम कहता है कि हाँ मेरी 20-25 दिन पहले उससे बात हुई थी नौकरी के लिए, बाकी मेरी ऐसी कोई बात की जो जॉब की बात बनी नहीं, और उसके बाद मेरी उससे कोई ऐसी बात हुई नहीं। अब ये कहकर वो उधर से फ़ोन काट देता है। लेकिन पिता को जो उसकी जो लैंग्वेज थी, जो उसकी घबराहट थी, जो उसके शब्दों में उन्होंने महसूस करा। अब सिमरन के पिता थाने जाते हैं और वो नंबर पुलिस वालों को दिखाते हैं कि ये पता नहीं आपके काम का है या नहीं है, लेकिन एक बार आप इस पर देख लीजिए। उसकी डायरी के अंदर ये मुझे मिला है सिमरन की, और उस पर लिखा हुआ था प्रसाद जॉब, और मैंने इसको फ़ोन करा था, और वो फ़ोन में जो उसने मुझे जवाब दिया कुछ घबरा रहा है। तो एक बार आप इससे बात कर लीजिए, आप देख लीजिए आपके काम का ये है या नहीं है। पुलिस उस नंबर को देखती है और उसके बाद फिर उसकी कॉल हिस्ट्री देखती है सिमरन की, क्योंकि उसने उसकी CDR निकलवाई रखी थी पहले से। तो उस पर एक ही फ़ोन किया गया था। अब यहाँ पर पुलिस थोड़ा उसको हल्के में ले जाती है जब उस पर एक ही फ़ोन किया था, कि कई बार ऐसा होता है कोई लोन के फ़ोन आ रहे हैं, कोई रॉन्ग नंबर भी है। क्योंकि ज़्यादातर पुलिस जो ध्यान देती है वो उसी पर देती है कि सबसे ज़्यादा फ़ोन किसको किए गए हैं या सबसे ज़्यादा देर तक किसको फ़ोन किया गया है। तो जब सिमरन के पिता ने वो मोबाइल नंबर दिया तो पुलिस ने उसको देखा तो पता लगा कि हाँ 20-25 दिन पहले उस पर बात की गई थी। अब पुलिस उसको फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है प्रसाद का, और पुलिस जो उसका कॉल डिटेल था CDR सिमरन की, जो उसके अंदर सबसे लास्ट कॉल की गई थी वो नंबर, और जो प्रसाद का नंबर है, क्योंकि प्रसाद का मोबाइल स्विच ऑफ था तो पुलिस उसकी भी CDR निकलवा लेती है। तो उस CDR में वो नंबर फ्लैश होता है जो सिमरन को सबसे लास्ट बार किया गया था, और वो नंबर मुजफ्फरनगर से लिया गया था। अब पुलिस सीधा मुजफ्फरनगर पहुंचती है और उस दुकान पर जहां से वो नंबर लिया गया था वहां जाकर पता लगता है कि ये नंबर फेक ID से लिया गया है, मतलब फेक आधार कार्ड था, उससे वो नंबर लिया गया था। अब पुलिस के लिए एक तरीके से एक बड़ा तो नहीं लेकिन एक छोटा रास्ता खुल चुका था, क्योंकि वो लास्ट नंबर जो मुजफ्फरनगर से लिया गया था और उसी फ़ोन से सिमरन को सरिता विहार जिसने जो भी हत्या था उसने बुलाया था,
और उसी नंबर से प्रसाद को भी फ़ोन किया गया था। तो यहाँ पर एक तरीके से कड़ी जुड़ जाती है। अब पुलिस के लिए जो प्रसाद है, ये एक तरीके से अपराधी होता है। अब पुलिस खैर अपना सर्च अभियान शुरू करती है, क्योंकि उसने मोबाइल अपना बंद ही कर रखा था। लेकिन पुलिस उसको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उससे पूछती है कि अब तुम कहानी सुनाओ, है क्या। तो पहले वो कहता है कि जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, आप मेरा चेक कर लो, मैंने फ़ोन नहीं करा, 25 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी। कोई मेरे ऐसा नहीं है कि बार बार बात हुई, सिर्फ एक ही बार मेरी उससे बात हुई है। अब पुलिस उसका रिकॉर्ड निकलवाती है, क्राइम का रिकॉर्ड होता है। तो वहाँ पर पता लगता है कि वो एक हिस्ट्री सीटर है और पहले एक चोरी के मामले में तिहाड़ जेल में सज़ा काट चुका है। अब वहाँ से उसकी पूरी डिटेल निकलती है और फिर पुलिस का सीधा सवाल यही होता है कि चलो ठीक है, तुमने 25 दिन पहले उसको फ़ोन किया था, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो मुजफ्फरनगर से जो फेक आईडी से नंबर लिया गया था, इसने तुम्हें फ़ोन क्यों किया, क्योंकि यही हथियार है। अब वहाँ पर प्रसाद फंस जाता है और पुलिस फिर उसकी अपने तरीके से पूछताछ उससे शुरू करती है और फिर वो कबूल करता है कि हाँ, उसी ने उसकी हत्या करी है। और फिर एक नई कहानी सामने आती है। कहानी ये होती है कि जब ये तिहाड़ के अंदर था दिनेश प्रसाद, तो वहाँ पर जो इसकी बैरक में थे या जो इसकी दोस्ती होती है, तो वहाँ पे एक धनंजय नाम के लड़के से इसकी दोस्ती होती है, जो मर्डर के केस में जेल के अंदर था, और एक बंटी, और तीनों में इनमें अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। साथ रहना है, साथ खाना है, क्योंकि जेल के अंदर टाइम ही टाइम था इनके पास। एक दूसरे के दुख दर्द सुनाते हैं और सब बात करते हैं कि मेरा परिवार ऐसा है, मेरे इतने बहन भाई हैं। और तो इसी बीच ये बंटी बताता है कि मेरा छोटा भाई है, हम 2 ही भाई हैं, और एक मेरा बहुत महंगा प्लॉट है और बहुत महंगा बिकेगा वो, और मैं तो यहाँ इस क्राइम में आ गया हूँ और बाहर जाऊँगा तो सब ठीक है। अच्छा, सब इनका प्यार मोहब्बत चलता होता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि प्रसाद और धनंजय की बंटी से लड़ाई हो जाती है किसी बात पर, और लड़ाई काफ़ी मारपीट, मतलब काफ़ी नफ़रत में तो वो तब्दील हो जाती है। और इनकी अलग अलग टाइम पर दोनों की जमानत हो जाती है, धनंजय की और प्रसाद की। बंटी अंदर ही है तिहाड़ जेल में। अब ये बाहर आकर दोनों साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं, और ये प्लान बनाना शुरू करते हैं कि बंटी से बदला कैसे ले। और दूसरा इनको ये लालच होता है, जो बंटी ने उनको बताया था, कि उसका कोई 200 गज का प्लॉट है जो बहुत पॉश इलाके में है और बहुत महंगा है। अब दोनों प्लान बनाते हैं कि ये 2 भाई हैं, एक भाई पहले से ही जेल में बंद है, और अगर इस जो दूसरा उसका भाई था उसी का नाम आरुष था, जिसका सिमरन ने अपने लेटर में जिक्र किया था। तो इनकी प्लानिंग ये थी कि हम आरुष को किसी केस में फंसा देते हैं, वो भी जेल चला जाए, और ये 200 गज का प्लॉट पड़ा है, इस पर हम कब्जा कर लेंगे। अब हमें कोई रोकने वाला होगा नहीं, क्योंकि 2 भाई हैं और दोनों जेल के अंदर होंगे, और जब तक ये जमानत पे बाहर आएगा, जो भी इनकी जो कार्रवाई होगी, तब तक हम इस प्लॉट को बेचकर और अपना कहीं चले जाएंगे। अब आरुष को फंसाएं कैसे, और इनकी जो प्लानिंग ये होती है कि फंसाना ऐसे है कि छोटे मोटे जुर्म में नहीं फंसाना है, फिर तो 2-4 दिन में बाहर आ जाएगा। कोई लंबा बड़ा जुर्म होना चाहिए जो आने में साल 6 महीने लगे, जिससे हम आराम से उस पर कोई मकान वकान बना दें, या कुछ इस तरीके से हम उसको फिर कब्जा करके और हम उसको बेच दें। ये ऐसी उनकी प्लानिंग होती है। तो उसके लिए, क्योंकि खुद अपराधी थे, तिहाड़ जेल में सजा काट कर आ ही चुके थे, तो ये प्लान बनाते हैं कि हम उसको कोई मर्डर का केस इस पर आरुष पर लगा देते हैं। अब मर्डर का केस लगाने के लिए मर्डर करना भी पड़ेगा। अब मर्डर करें किसका? तो तभी इसको दिनेश प्रसाद को ध्यान आता है कि जो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो बताती है कि मेरी सहेली को नौकरी की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे लड़के एक दूसरे से बताते रहते हैं कहीं जॉब हो तो बताना, तो ऐसे ही लड़की है भी। तो वो सिमरन बाइत्तफाक दिनेश प्रसाद की गर्लफ्रेंड की दोस्त थी, और उसने कहा कि अगर तुम्हारी कहीं पर कोई सोर्स हो तो तुम मुझे नौकरी बता दो। अब दिनेश प्रसाद को कहीं ना कहीं एकदम उसकी याद आती है, और उसको लगता है कि सबसे आसान टारगेट यही रहेगा, क्योंकि कभी हमने उसको देखा नहीं, नहीं उसने हमें देखा है, और ना ही हमारी कभी ऐसी कॉल पे बात हुई है। तो पुलिस ढूंढेगी भी तो कैसे ढूंढेगी, और हमें पकड़ने की भी तो कहाँ से पकड़ लेगी। तो वो मुजफ्फरनगर जाते हैं, क्योंकि अब जेल के अंदर ये थे, तो वहाँ पर इनको पता चलता है कि पुलिस किस तरीके से केस को सुलझाती है। सबसे पहले वो मोबाइल डाटा देखती है, CCTV फुटेज देखती है। तो ये पूरी तैयारी करते हैं, मुजफ्फरनगर जाके दिल्ली से काफ़ी दूर जाकर एक सिम खरीदते हैं फेक आईडी पर। उसके बाद फिर वापस दिल्ली आते हैं। अब क्योंकि 25 दिन, काफ़ी दिन पहले, 20-25 दिन पहले जो दिनेश प्रसाद ने कबूल भी करा था कि बात हुई थी, और वो कॉल हिस्ट्री में दिख भी रही थी, उस टाइम पे तो वो उससे बात हुई थी। लेकिन अब जो उसको बुलाया उन्होंने, तो वो जो मुजफ्फरनगर से फेक आईडी से नंबर लिया, उससे उन्होंने सिमरन को फ़ोन करके दिनेश प्रसाद बताता है कि मैं दिनेश प्रसाद हूँ, तुम्हारी मुझसे बात हुई थी 20-25 दिन पहले, और गुरुग्राम में एक नौकरी मिल गई है, और तुम सरिता विहार आ जाओ, और हम तुम्हें गुरुग्राम भेज देंगे, और वहाँ पर जाकर तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। सैलरी का अमाउंट
आदमी जाहिर सी बात है कोई नौकरी तो है नहीं, तो इतना बताएगा कि जो सामने वाला एकदम भागा भागा आ जाए कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। अब सिमरन खुशी से झूम जाती है और वो खुशी खुशी सरिता विहार अम्बेडकर अपने जो उसका घर था वहाँ से हम सीधा सरिता विहार आ जाती है। वहाँ पर वे 3 दोस्त होते हैं, तीनों दोस्त उसको अपने फ्लैट पर ले जाते हैं, क्योंकि उनका जो मोटिव था कोई नौकरी लगाना था नहीं, उनका मोटिव था उसको मारना और उसको जेल में मर्डर के केस में फंसाना। अब उनको लगता है कि इसको मार तो रही है, तो वे तीनों उसका गैंग रेप करते हैं। अब उससे उसको दहशत बैठ जाती है, लड़की डर जाती है क्योंकि 3 आदमी उसके सामने खड़े हुए हैं, और उसके बाद वो सीधी गन उसके सर पर लगाते हैं और कहते हैं कि देखो हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन हमें तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुम बाहर जाकर बता दोगी और हम फंस जाएंगे। वो कहती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी और तुम प्लीज़ मुझे मारो मत। कहते हैं चलो ठीक है, हम तुम्हें एक ऑप्शन देते हैं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं लेकिन तुम एक लेटर लिखो। और वो गन पॉइंट पर उससे लेटर लिखवाते हैं कि मैं आरुष की गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा नाम सिमरन है, मैं अम्बेडकर में रहती हूँ और काफ़ी दिन से हमारा अफेयर चल रहा है, लेकिन अब आरुष जो मुझे धमका रहा है और उसके 2 दोस्त हैं, और कल को अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी मौत का जिम्मेदार आरुष होगा। और उसके बाद वो उस पर साइन उससे करवा लेते हैं ज़बरदस्ती। जैसे ही वो लेटर उनके हाथ में आता है, वो तीनों उसका गला घोंटकर उसकी बेदर्दी से उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद उनका जो काम था एक तरीके से पूरा हो गया था। उसका मोबाइल उसकी जेब में ही छोड़ते हैं। वो लेटर बड़े तरीके से, बड़े करीने से उसको फोल्ड करके उसके जींस की पिछली जेब में रखते हैं, जो पुलिस को आसानी से मिल जाए। और उसके बाद एक गाड़ी इन्होंने होंडा सिटी पहले से ही बुक कर रखी थी, उस होंडा सिटी को लाते हैं, उसकी डिग्गी में उसकी लाश डालते हैं और सरिता विहार जो रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा ट्रैक है, वो वहाँ पर ले जाकर वो उसकी लाश को डाल देते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। अब इस तरीके से ये दिनेश प्रसाद पकड़ा जाता है कि जो लड़की, उसको पता ही नहीं है कि मेरी मौत होने वाली है और उसका कोई गुनाह ही नहीं है, और ना ही मारने वाले को पता है कि मैं किसको मारने जा रहा हूँ, कौन है क्या है, और ना ही मरने वाले को पता है। और सिर्फ बंटी को एक सबक सिखाना था उनको, और एक आरुष को जेल के अंदर पहुंचाना था। अब उनका मामला ये था कि एक तीर से 2 शिकार होंगे। इधर आरुष जेल में जाएगा, उसका जो भैया है बंटी पहले से जेल में है, और हम इस प्लॉट को कब्जा करेंगे और इससे करोड़ों कमाएंगे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं लालच भी था, बदले की भावना तो इसमें थी ही। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सत्य घटना के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।